वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, आसाम में तो इस्लामोफोबिया अपनी पीक पर है, पूरे भारत ही में है यार। हाँ, तो लेकिन ये है कि आसाम में अफ्रेड ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो बीजेपी के ही हैं चीफ मिनिस्टर आसाम में। 3 साल शायद उनको हो गए हैं। सही। उन्होंने एक अपने बयान में कहा है कि जी मुसलमानों की जो आबादी है आसाम में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और इस वक्त जो है तकरीबन आसाम की कुल आबादी का 40% वो हैं, अबाउट 1 करोड़ 40 लाख के करीब। सही। और उनका कहना ये है कि जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तो आसाम में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 12% थी। जिस तरह मैंने पहले कहा, 40% बकौल उनके हो गई है। और अगर इसी रफ्तार से ये मामला जारी रहे तो कुछ बईद नहीं है कि अगले 10-15 सालों में आसाम में मुसलमान अक्सरियत में हो जाएं। तो उनको बड़ा कंसर्न है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए लाइफ एंड डेथ का मसला है और ये मैं होने नहीं दूंगा। बल्कि उन्होंने उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा, ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बांग्लादेश से, और वहाँ से रोहिंग्या भी आ रहे हैं म्यांमार से। तो एक तरफ उन्होंने ये कहा। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ये कहा कि जी जब इलेक्शंस हो रहे थे, बल्कि कहते हैं कि इलेक्शंस के बाद भी मैं मुसलमानों के पास जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप अपनी जो लड़कियां हैं उनकी शादियां जल्दी ना करवाएं और पॉपुलेशन को कम करें ताकि आपके लिए भी तालीम के मौक़े निकलें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ी साजिश है भारत के ख़िलाफ़, आसाम के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी मैं यहाँ के जो मुसलमान पॉपुलेशन है उनको जाके कहता हूँ कि बच्चों की तादाद कम रखें, बच्चे दो ही अच्छे, दैट काइंड ऑफ स्टफ। दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं। अच्छा, वो साथ में एक और बात भी करें, और विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि सिर्फ आसाम का मामला नहीं है, ये बल्कि पूरे भारत को परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये मामला वेस्ट बंगाल में भी है, क्योंकि वहाँ भी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 30% से ज़्यादा है। इसी तरह झारखंड में भी मामला है, वहाँ भी 36-35% मुसलमान हो गए हैं। और फिर दूसरी तरफ जो है बिहार में कहते हैं इस तरह जो ईस्टर्न ये स्टेट्स हैं उसमें ये काफ़ी संगीन मामला हो गया। और अगर भारत ने, हुकूमत ने इस पे सही इक़दाम न लिए तो कुछ बईद नहीं है कि अगले कुछ सालों में, कुछ दिहाइयों में मुसलमानों की तादाद 200 मिलियन से बढ़कर 400 मिलियन तक पहुंच जाए। इसीलिए बड़े इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है भारत में इस वक्त। अगर आप उनका सोशल मीडिया देखिए या टेलीविज़न चैनल्स मुख्तलिफ देखिए, तो वो कहते हैं कि खुदा माफ़ कीजिए, हमें अखंड भारत नहीं बनाना अब, क्योंकि हमें अब पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना बांग्लादेश से है। अगर बांग्लादेश के और पाकिस्तान के शामिल कर लें तो ये तकरीबन भारत की आबादी को 700 मिलियन मुसलमानों में मुश्तमिल हो जाएगी। अक़लियत अक्सरियत में बदल जाएगी। तो ये तो हमारे लिए और मुसीबत बन जाएगी। तो हमें तो दूर ही रखें अखंड भारत से। ये बातें वहाँ पे होना शुरू हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर इस्लामोफोबिया वहाँ पे मौजूद है। मैं ये बात किसी हद तक समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारे यहाँ भी ऐसी बात होती कि मुसलमानों की तादाद या हिंदुओं की तादाद, मुसलमान हमें अक़लियत में हम हो जाते तो कंसर्न तो होते हैं। लेकिन एज अ रियासत ये खुशी की भी बात नहीं है। खुशी की बात तो देखिए, अब पाकिस्तान में भी कि शायद अक़लियतें इतना सेफ महसूस करती हैं कि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। अक़लियतें देखिए, मुसलमान, मेरा ख्याल भारतीय मुसलमान अब थोड़ा जाग गया है। पहले तो ये था ज़रा कि मतलब अभी भी बहुत हालात खस्ता हैं मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों। सही। लेकिन उन्होंने एक रास्ता अपना अख्तियार कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जहाँ उनको ये लगता है कि अब हमारे शायद यही रास्ता है कि हम अपनी आबादी को बढ़ाएं। दूसरी तरफ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो रही है। एक तौक़ीर रज़ा साहब हैं जो कि बरेली में उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने पिछले दिनों क्लेम किया कि मुझे 23 हिंदू, जिसमें से 15 ख़वातीन थीं और 8 नौजवान, 15 लड़कियां थीं और 8 लड़के, उन्होंने मुझे ख़त लिखे हैं बल्कि कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, और फिर उनमें से कुछ 8 शादियां भी करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें
मास एक लिहाज से एक आप इसको एक तकरीब का रंग दें और हम उस तकरीब में मुसलमान तो हो चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी शादियां भी इस तरह हों। तो फिर ये बाकिर जो रज़ा साहब हैं, तौक़ीर रज़ा साहब, इन्होंने फिर ये किया कि 21 जुलाई को, आज या कल 21 जुलाई है ना, तो इन्होंने कल की रखा कि जी हम ये करने जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत जो है वो एक्शन में आई। बरेली की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी कि आप ये नहीं कर सकते। इससे पहले हमने बात की चीफ मिनिस्टर आसाम की, उनका ख्याल था कि डेमोग्राफी तब्दील हो रही है। बिल्कुल, ये तो बातें इनको आती हैं, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर में ये कर रहे हैं, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो 35A इन्होंने निकाला और जो सब्जेक्ट लॉ था 1927 का, पाकिस्तान और भारत की आज़ादी से पहले का महाराजा हरि सिंह के ज़माने का, जिसमें ये कहा गया था कि कोई नॉन कश्मीरी यहाँ पे आकर सेटल नहीं हो सकता। तो 35A को आपने ख़त्म किया और आपने तकरीबन 40 लाख भारतीय बाशिंदों को डोमिसाइल दिए कि आप मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आकर सेटल हों। वहाँ पे आप डेमोग्राफी तब्दील कर रहे हैं, उसका आपको ख्याल नहीं है। और यहाँ पे तो भारत के अपने बाशिंदे हैं यार, अगर वो उनकी आबादी ऑर्गेनिकली बढ़ भी रही है तो आपको क्या मसला है? ये तो आप कुछ और उनके लिए बंदोबस्त कीजिए ना, उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, उनको तालीम दीजिए ताकि मुसलमान भी अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करें। वो तो आपका राइट है, उनका राइट है। लेकिन ये एक दोगली जो पॉलिसी है ना भारत की, ये भी अल्लाह बचाए इनसे। मतलब एक तरफ तो ये बिस्वा शर्मा साहब ये शोर मचा रहे हैं और दूसरी तरफ जम्मू और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इस किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि वहाँ भी जो तनासुब है मकबूजा जम्मू और कश्मीर आबादी को उसको तब्दील किया जाए। उसकी वजह क्या है कि इवेंचुअली देखें ना, अभी भी स्टेट इलेक्शंस पता नहीं होते हैं नहीं होते, क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट है तो ये कहा हुआ है कि सितंबर से पहले आप मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस करवाएं। सही। अब अगर इलेक्शंस होते हैं जम्मू में तो लगता है कि बीजेपी शायद जीत ही जाए, लेकिन 90 अगर सीटें हैं तो कश्मीर वैली में तो मुमकिन नहीं है कि वो जीत पाएंगे। उनको तो शायद बुरी तरह शिकस्त होगी। जो हमने लोकसभा के इलेक्शन में देखा कि वैली में किस तरह बुरी तरह शिकस्त हुई, उन तमाम लोगों को, PDP महबूब मुफ्ती की पार्टी को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, और जो बीजेपी की प्रॉक्सीज थी उनको भी। तो कश्मीर के लोग जो हैं वो बेशक आप उनको मजालिम करते रहें, उन पे स्टेट टेररिज्म अनलीश करते रहें, लेकिन उनके हार्ट्स और माइंड्स पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, इसके बारे में हमें कोई शुबा नहीं है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान इस वक्त सोया हुआ है, उसकी भी कश्मीर पॉलिसी कोई है नहीं, बट हमने भी एक लिहाज से छोड़ ही दिया है। तो मैं दुआ करता हूँ कि जहाँ हमें मतलब इस किस्म की भी जो स्टेटमेंट्स मिलती हैं आसाम के चीफ मिनिस्टर जैसी, वो ये स्टेटमेंट भी आती रहेंगी, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया जिस तरह आपने कहा उनके जहनों में है, और मुसलमानों को तो वैसे ही वो दे लुक डाउन अपॉन देम। सच्ची बात सही। अच्छा बासित साहब, मुझे बताएं कि इजराइल हो, अमेरिका हो, भारत हो, इनकी जितनी ये एग्रेसिवनेस है, ये इट्स टुवर्ड्स इस्लामोफोबिया, इट्स ड्यू टू, इट्स द जो मेन रूट कॉज है, दैट्स द इस्लामोफोबिया। देखिए, अमेरिका का ज़रा मामला मुख्तलिफ है। अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है, अमेरिका मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वहाँ से दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, और मुसलमान एक ताकत रखते हैं वहाँ पे, और वक्त के साथ साथ हुकूमत बदलती है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। वहाँ मुझे इतना मसला नहीं है इस्लामोफोबिया का। वो दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। वहाँ के मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है, ड्यू टू लिबरलिज्म कहें या उनके सिस्टम के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, सेफ्टी वैल्व्स हैं जिसके तहत वो अपना दिफा कर सकते हैं। सही। उनका जस्टिस सिस्टम किसी हद तक अभी इंटैक्ट है, ठीक है, तो वो उनको वो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे वो फ़लस्तीन और भारत, इसराइल और भारत का मामला अलग है। वो तो एक तरफ फ़लस्तीनियों पे और दूसरी तरफ मुसलमानों, भारत के मुसलमानों पे जो कुछ हो रहा है हमारे साथ। ठीक है। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने टाइम दिया। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। मुंतहा हसन को डिसाइफर विद अब्दुल बासित से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।